Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our टोपा सीरीज। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आज हम देखेंगे मुस्तफ़ा वर्सेस हाजी मोहम्मद केस। तो इस केस के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नोटिस, बोनाफाइड परचेसर, टेनेंट, सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल एंड अर्नेस्ट मनी। तो ये कुछ जो है हमारे कीवर्ड है इस केस के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ए होता है, ए एज अ इंडिविजुअल, ए जो है यहाँ पे ओनर होता है बिल्डिंग का। तो ए जो है यहाँ पे ओनर हुआ बिल्डिंग का। एंड ही कंप्राइज द 7 स्मॉल मोर लेस इन इंसिडेंटल पोर्शन। मतलब कि लेट्स से ये जो इसकी बिल्डिंग है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 5 6 7। तो ये जो है इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इक्वल पोर्शन में से 7 इसमें। देन बाय द डिफरेंट टेनेंट वन ऑफ देम। तो यहाँ पे लेट्स से हम नंबर 4 की बात करें, तो ये जो है यहाँ पे ये प्लेंटिफ है। ठीक है, ये प्लेंटिफ है मुस्तफा। वन ऑफ whom was a plaintiff according to plaintiff। तो यहाँ पे अगर हम प्लेंटिफ की बात करें, दैट इज अ मुस्तफा। तो मुस्तफा के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ क्या कह रहा है, दैट ए हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिम। मतलब ये कह रहा है जो ये ओनर था, ओनर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था प्लेंटिफ के साथ कि वो जो है ये पर्टिकुलर पोर्शन, नॉट होल प्रॉपर्टी, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन जिसपे ये रह रहा है वो उसे सेल करेंगे करके। लेकिन बाद में जो है ये ओनर ने जो है किसी थर्ड पर्सन को जो है वो सेल कर दिया और इन सब लोगों को बोला कि आज से जो है तुम्हें जो है इस पर्सन को रेंट देना है करके। फैक्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं। तो डिफेंडेंट अ प्रोस्पेक्टिव परचेसर वाज बाउंड टू मेक एन इंक्वायरी फ्रॉम हिम अबाउट हिज राइट। तो यहाँ पे जो प्लेंटिव है ना, ये कह रहा है कि भाई जो डिफेंडेंट है यहाँ पे, तो उसने जो है इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसने मुझसे पूछना चाहिए था अबाउट द राइट्स ऑफ माई पोजिशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसने नहीं किया। एंड डिफेंडेंट यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट कह रहा है कि ओनर को भाई उस टाइम पे पैसों का जरूरत था, तो उसे सेल करना था, तो हमने सेल डीड कर ली। सेल डीड बिटवीन द पार्टी अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट एग्जीक्यूट हो गई करके। ठीक है, और फुल कंसिडरेशन भी हो गया इसका। अब इशू यहाँ पर ये था कि ये जो डिफेंडेंट है जो क्लेम कर रहा है कि भाई वो खुद एक बोनाफाइड परचेसर है फॉर दिस वैल्यू, और उसे कोई नोटिस नहीं था कि आपस में इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है टू सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वो सच में एक बोनाफाइड परचेसर है या नहीं है। ठीक है, तो इशू की हमने बात कर ली। अब कंटेंशन देखते हैं। ठीक है, whether the defendant was a bona fide purchaser, that is हमारा इशू का कंटेंशन ये होगा कि जो डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है ना कि वो बोनाफाइड परचेसर है फॉर दैट वैल्यू विदाउट कि उसको कोई नोटिस नहीं था। ठीक है, प्लेंटिफ एंड द ओनर। ठीक है, देन अगर हम लॉ पॉइंट की लॉ पॉइंट किया, फिर हम लोग लॉ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इलस्ट्रेशन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो ये एक्ट की हमारी वर्डिंग है। ये क्या कहते हैं कि एनी पर्सन एक्वायरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, वर्डिंग अच्छे से पढ़ना, एनी पर्सन जो क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या तो उसका शेयर या तो इंटरेस्ट इन एनी सच प्रॉपर्टी शैल डीम टू हैव बीन अ नोटिस। तो ये जो है ऐसा माना जाएगा कि उनके पास जो है वो क्या था, नोटिस था। किस चीज का, टाइटल का। और टाइटल इफ एनी और एनी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग इन एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ पे लेट्स से कोई प्रॉपर्टी है, वहां पे एक्चुअल पोजीशन जो है किसी और का है और मैं वो प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, तो ये माना जाएगा कि भाई मुझे नोटिस है, मैं जानती हूँ सब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, टाइटल के बारे में, पोजीशन के बारे में, सब कुछ। तो ये ऐसा मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। और कोर्ट ने क्या बोला, जो बोनाफाइड परचेसर है ना, आफ्टर हैविंग मेड एन इंक्वायरीज फ्रॉम द ओनर वाज नॉट अ ड्यूटी बाउंड टू इंक्वायर फ्रॉम ईच। मतलब उसने जो है यहाँ पे ये जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने यहाँ पे लेट्स से ये हमारा डिफेंडेंट हुआ, तो डिफेंडेंट ने जो सारी इंक्वायरी ओनर से कर ली, तो अब वो इंडिपेंडेंटली जाके हर एक से इंक्वायरी करने की उसको जो है वो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते इस केस में। सो द कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द क्लेमेंट वाज एन इन ऑक्यूपेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो एक छोटे से स्मॉल पोर्शन में रह रहा था, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। ये जो है ये पोर्शन है, ये हमारे प्लेंटिफ का पोर्शन, छोटे से पोर्शन में रह रहा था वो। देन स्मॉल पोर्शन, सो देयर वाज नो ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर टू इंक्वायर। तो भाई अब हर एक से तो वो जाके इंक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने कहा कि हम तो ये बिल्कुल भी प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि उन्हें जो है वो नोटिस था करके कि तुम्हारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या एग्रीमेंट भी हुआ था करके। सो हेंस ये डिसाइड किया गया कि कोई इनके बीच में जो है वो जो डिफेंडेंट है उसे कोई कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं था। ठीक है,
and the purchaser had no notice of a prior agreement as they were a bona fide purchaser। तो यहाँ पे जो है फाइनली जो है डिफेंडेंट को एक बोनाफाइड परचेसर की तरह देखा गया। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। इसी पीडीएफ में जो है आगे वही सेक्शन 3 की रीडिंग्स दी हुई है। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है वो मैंने अच्छे से इसमें प्रॉपर नोट्स में दिया हुआ है। परचेसर फॉर वैल्यू का मतलब क्या होता है और विदाउट नोटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आप खुद से रीड भी कर सकते हैं। चलिए एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है। द टर्म बोनाफाइड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो एक लैटिन टर्म है बोनाफाइड, मतलब इन अ गुड फेथ। अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो इन एक गुड फेथ में पढ़ा रही हूँ, दैट इज अ बोनाफाइड इंटेंशन मेरा। अ बोनाफाइड पर्सन एक्ट विद ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड अ जेन्युइन इंटेंशन। ओके, तो हमने बोनाफाइड देख लिया, क्योंकि ये वर्ड हमने नोटिस के पूरे टॉपिक में ये वर्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब होता है परचेसर फॉर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से कि कोई बोनाफाइड परचेसर है, कोई ऐसा परचेसर है कोई इल इंटेंशन के साथ नहीं कर रहा है, उसका कोई धोखाधड़ी करने का कोई इरादा नहीं है। तो कोई एक ऐसा परचेसर है, the purchaser is someone who acquire the property by paying it or providing some of the consideration। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो मैं उसके लिए कुछ पे करूंगी, राइट, इन एक्सचेंज। एंड दिस डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द बेनिफिशियरीज ऑफ गिफ्ट। मतलब लेट्स से कि कोई मुझे जो है आके गिफ्ट दे रहा है तो मैं उसके लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। वो मुझे फ्री में गिफ्ट अलग होता है और खरीदना अलग होती है चीजें, ठीक है। और मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं पैसे दूंगी और फिर प्रॉपर्टी ले रही हूँ तो मैंने कुछ कंसिडरेशन दिया, राइट। ओके, अब विदाउट नोटिस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल एस्पेक्ट इज दैट परचेसर मस्ट नॉट हैव एनी नॉलेज और द नोटिस ऑफ कंपेटिंग क्लेम। मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी की, हाँ प्रॉपर्टी लेट से मैं खरीद रही हूँ, तो यहाँ पे जो है कोई भी अगर डिफेक्ट होता है, अगर मैं उसे क्लेम करना चाह रही हूँ तो मुझे उस चीज का नोटिस नहीं होना चाहिए पहले। अगर लेट से मुझे पता था कि ये सारे डिफॉल्ट है इसमें और स्टिल मैं खरीद रही हूँ तो फिर मैं रिलीफ क्लेम नहीं कर सकती हूँ, राइट। ओके, सो ये केस था और ये कुछ की टर्म्स थे इससे रिलेटेड। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।